जय हिंद साथियों। आज बात करते हैं इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में। अगर हम इस साल के शुरुआती 7-8 महीनों के न्यूज़पेपर्स देखें और न्यूज़ चैनल्स पे ये देखें कि किस न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा टीवी कवरेज ली, तो हम पाएंगे कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, ये न्यूज़ पूरे मीडिया पे छाई रही और यहाँ पे अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हमें देखने को मिली, जहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे थे, सेंसेशनलाइज किया जा रहा था इस न्यूज़ को कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, करने ही वाला है। और इसी तर्ज पर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा ताकि वो ताइवान को एकीकृत कर सके चीन के साथ। इंडिया के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा सर्जिकल स्ट्राइक से भी बढ़ के, अपने पीओके को वापस ले लेगा। है तो ये बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर हम एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखें तो हमें समझ आएगा कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, यहाँ पे वेस्ट इन जनरल और यूएस इन पर्टिकुलर, इनका ये भरसक प्रयास रहा कि विश्व की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी को अपने पाले में कर लिया जाए। इंडिया को भी उन्होंने चाहा कि वो अपनी तरफ कर लें, सब एक साथ मिलकर रशिया की निंदा करें और उस पर दबाव बनाएं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया यूएस के और दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस हैं उनके दबाव में आता दिखाई नहीं दिया। एक तरह से उसने एक न्यूट्रलिटी का पोस्चर अपना रखा था, एक स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी कहेंगे हम इसे। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कुछ बातों से निर्धारित होती है। हमारी जो विदेश नीति है वो नेशनल इंटरेस्ट, पावर और सिक्योरिटी, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई भी कदम कोई भी देश उठाने से पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट, पावर और सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है। साथियों, ये नेशनल इंटरेस्ट जो इंडिया का है, इसको मैंने अपने विश्लेषण के बाद 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। पहला है हमारा डिफेंस इंटरेस्ट्स, दूसरा है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, उसके बाद है हमारे फॉरेन पॉलिसी का मोमेंटम, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा मोमेंटम को। आज़ादी के समय से लेके आज तक जो एक इनर्शिया रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया की अप्रोच में, ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसको मैंने फर्दर सब डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वेस्टर्न यूरोप की आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी और ये एक बहुत बड़ा कारण भी था इंडिया को आज़ादी मिलने का। इसके बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। अब यहाँ पे 2 धड़ों में विश्व बट गया था। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक का अगुवा था यूनाइटेड स्टेट्स और कम्युनिस्ट ब्लॉक का अगुवा था अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। दोनों ही धड़ों का ये प्रयास रहता था कि विश्व के बाकी जो देश हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में समा जाएं। यूएस ने बहुत कोशिश करी कि इंडिया उसके पाले में आ जाए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे क्या किया कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखने के लिए एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत करी। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ मिलकर। अब यहाँ पे यूएसएसआर की अप्रोच क्या थी? यूएसएसआर ने बिना किसी दबाव के इंडिया की नेशन बिल्डिंग में उसकी मदद करी। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखरी हुई थी, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था और कोई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बिखरा हुआ था, कुछ भी नहीं था इंडिया के पास। इंडिया बिल्कुल सोने की चिड़िया से एकदम लुटा पिटा हो गया था। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि अब ये नेशन बिल्डिंग के लिए जो उनका जो जोर है वो हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे रहना चाहिए। हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए पीएसयूज़ को डेवलप किया। एक सोच, उनकी जो इकोनॉमिक अप्रोच थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी की थी। 5 ईयर प्लान्स भी उन्होंने शुरू करे, तो इनका सोशलिज्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। वहाँ पे जनरल इंटरेस्ट को देखा जाता है, पब्लिक वेलफेयर को देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पीएसयूज़ हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी, आईआईटी बॉम्बे, इवन हमारी स्टील इंडस्ट्री, ये सारी जो संस्थाएं थी इनको बनाने में रशिया ने हमारी मदद करी। तो बात करते हैं 1971 की। 1971 वो समय है जब ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया था। पाकिस्तान ने वहाँ पे मारकाट मचा दी थी और वहाँ के जो बांग्ला भाषी लोग थे उनके लिए वहाँ पे रहना दूभर हो गया था।
लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज़ ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में घुस आए थे और ये इंडिया के लिए एक क्राइसिस की शुरुआत होने वाली थी। अब ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो ईस्ट पाकिस्तान की मदद करेंगी, उसको एक नया देश बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद से चाइना के करीब आ गया था और यहाँ पे एक एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना एक्सेस फॉर्म हो गया था। और यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जो यूएस है वो चाइना को उकसाने लगा कि वो इंडिया पे हमला करे। यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी वॉरशिप्स भेज दी थी इंडियन ओशन में ताकि इंडिया को डराया जा सके और इंडिया के ऊपर एक ये बहुत बड़ा संकट आ गया था। जब ऐसे में मदद की कोई उम्मीद कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रशिया से, यानी कि उस समय के यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर ने तब साइन करी इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिसका मतलब था एन अटैक ऑन वन वुड बी डीम्ड एज एन अटैक ऑन बोथ। अब इसके बाद जितने भी ये जो देश थे जिन्होंने इंडिया को घेर रखा था, यूएस, यूके, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान तो क्या घेरता, उसकी तो वैसे ही हालत ख़राब हुई पड़ी थी, बाकी जो देश थे उनको और कुछ समझाने की आवश्यकता रह नहीं गई थी। उन्हें पता चल गया था कि नाउ इंडिया हैज़ द बैकिंग ऑफ द ग्रेट सोवियत पावर द यूएसएसआर। दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने डिफेंस हार्डवेयर, डिफेंस सेटअप, उसमें भी हमारी मदद करी। आज की डेट में भी मेजर डिफेंस इंपोर्ट रूस से ही होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हम न्यूक्लियर सबमरीन हमें रशिया से मिली, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से मिला हमें। अब यहाँ पे हम उसकी कीमत की बात नहीं करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया की बहुत सारी आर्थिक मजबूरियाँ थी, तो उसके कारण ये बहुत डिले भी हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर हमें मिलना और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ब्रह्मोस हम देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है इंडो रशियन कोऑपरेशन का। अब इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी नेशनल इंटरेस्ट का ही पार्ट है। रशिया से हमें 25% लेस रेट पे ऑयल मिल रहा है आज की डेट में। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम बात करेंगे सनफ्लावर ऑयल की, फर्टिलाइज़र की और ऑयल की। रशिया जो है वो सनफ्लावर ऑयल के लिए जाना जाता है, तो सनफ्लावर ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र्स हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन की। ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन से मैं ये समझता हूँ कि कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिससे हम जुड़े हुए हैं। अब जिस संस्था से हम जुड़े हुए होंगे वैसी ही हमारी विचारधारा होगी। तो इंडिया कोई नाटो का मेंबर नहीं है जो यूएस का कैंप फॉलोअर बन जाए, लेकिन हाँ वो एससीओ का मेंबर ज़रूर है और वो ब्रिक्स का भी मेंबर है। 1991 के बाद सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था तो रशिया से जो हमारे संबंध थे उसमें बहुत कमजोरी भी हमें देखने को मिली, क्योंकि इंडिया जो है उसने अपने इकॉनमी को भी रिस्ट्रक्चर किया था। शॉक थेरेपी तब चल रही थी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। रशिया का ध्यान भी फिर यूएस की तरफ चला गया था, वो भी अपनी इकॉनमी को परिवर्तित करना चाह रहा था और इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स को अपना लिया था, क्योंकि एक गंभीर आर्थिक संकट हमारे सामने मुंह बाए खड़ा था। तो उस समय कमजोरी तो आई, लेकिन 2000 में जब पुतिन का उदय हुआ तो हम रूस और भारत के संबंधों में फिर से एक गर्मजोशी देखने को मिली। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में S-400 एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा सेटअप है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। और इकोनॉमी के क्षेत्र में एनर्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। कुडनकुलम में हम देखें तो रशिया हमारे लिए 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन की बात करें तो यहाँ पे बात हुई नाटो की, एससीओ की, ब्रिक्स की, ये तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आइए बात करते हैं एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे सभी देश आके एक साथ बैठते हैं। यूनाइटेड नेशंस में रशिया ने भारत की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को हमेशा ही सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन में जब कश्मीर का मुद्दा उठा है तो रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। आज बात होती है 2 सुपर पावर्स की, एक अमेरिका और एक चाइना, दोनों ही इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो रशिया बहुत बड़ी पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। आज़ादी के समय से आज तक हमारे रशिया के साथ कैसे संबंध रहे हैं और ये जो संबंध हैं ये इन्होंने एक नींव तैयार करी
और उस नींव के कारण हमारा आज का रुख तय होता है। सुपर पावर्स तो हो गई दो, अमेरिका और चाइना, जो कि मेन कंटेंडर्स हैं ग्लोबल सुप्रीमेसी के। इंडिया रशिया की साइड क्यों ले रहा है? अमेरिका के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया उस पर जो इंडिया ने एक चुप्पी साध रखी है, इसका कारण क्या है? और हम इसे ये नहीं कहेंगे कि इंडिया ने एक न्यूट्रलिटी का पोस्चर अपना रखा है। जैसे पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे कि लड़की शर्मा रही है और उसके घर वाले उसे ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हामी माना जाएगा। उसी तरह से इंडिया की जो एक स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी है, यानी कि जो इंडिया ने इस पे एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रखा है, ये एक तरह से रशिया की साइड लेना ही है। तो इंडिया ने ऐसे में रशिया की साइड क्यों ली? मैं समझता हूँ कि ये सारे जो कारण हमने डिस्कस करे हैं, ये कुछ हद तक इसको समझा पाएंगे। बाकी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो आज हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इसमें है कि हम एक तरफा किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो एक बैलेंस बना के रखना होगा। अमेरिका का तो कोई भरोसा है ही नहीं, अपने स्वार्थों की सिद्धि हेतु वो कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। चाइना के साथ भी उसके ट्रेड रिलेशंस इस तरीके के हैं कि पता नहीं वो कब अपना पाला बदल ले, पता नहीं कब वो अपनी सोच बदल ले। तो हम यही कहेंगे कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है हमेशा से, और हम उसको छोड़ नहीं सकते। वो हमारा मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।